हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन डेफिनेशंस को आपको याद करने या क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके बस मतलब को समझो और इनको आप अपनी भाषा में भी बना सकते हो। ये डेफिनेशंस इसलिए लिखी हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हम इसमें करते क्या है, इसमें हम एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपने 11th में या 12th में आपने फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें आपने केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर था और फिज़िक्स में भी था। तो आप वहीं से देख सकते हो। आप इसमें केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि जितनी भी फॉर्म्स एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स, उनके बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हो। उसके बाद एक डेफिनेशन इसकी ये है कि ये एक फिजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप हीट के बीच में और बाकी अलग अलग फॉर्म्स एनर्जी उनके बीच में रिलेशन देखते हो कि हीट को जैसे हम मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मो का मतलब भी वैसे हीट है, तो हम इसमें हीट का इंट्रैक्शन देखते हैं बाकी फॉर्म्स एनर्जी की कैसे कन्वर्ट होती है या क्या रिलेशन है उसका उन एनर्जी से। ओके। उसके बाद हम इस थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, हर हर सिस्टम की या कोई सब्सटेंस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई सिस्टम है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके बाद उसके प्रेशर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह से कुछ एंट्रोपी चेंज हो रही है जैसे। तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी है हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ठीक है। सबसे पहले केल्विन, मतलब लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड केल्विन कहा जाता है। सबसे पहले उन्हीं ने थर्मोडायनेमिक्स को मतलब टर्म यूज़ की थी। पब्लिकेशन थी 1849 में, उसमें उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का यूज़ इन्होंने किया था। और सबसे पहले टेक्स्ट बुक जो थर्मोडायनेमिक्स पर लिखी गई थी वो डब्ल्यू रैंकाइन ने लिखी थी 1859 में। इन सब का नाम आपको, चाहे लॉर्ड केल्विन हो चाहे रैंकाइन हो, इन सब का नाम आपको बार बार थर्मोडायनेमिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सुनने को मिलेगा। ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिकली 4 लॉज हैं, फंडामेंटल लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ, इनके ऊपर बेस्ड है। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब आएंगे इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं या ऐसा क्या रीज़न है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप देखो तो 18th सेंचुरी के पास, मतलब 1712 के करीब करीब, 1712 या शायद 1712 में सबसे पहला हीट इंजन बना था। ओके। अब हमें पता लग गया था, यानी कि 18th सेंचुरी की बात है, हमें ये पता लग गया था कि हम हीट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें हीट को यूज़ करना समझ आ गया था, हम हीट को कैसे यूज़ कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आ चुका था, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। इससे पहले क्या था, हम हार्ड वर्क कर रहे थे। हम जैसे बैलगाड़ी यूज़ कर रहे थे, पहिए यूज़ करके कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे थे ट्रांसपोर्ट का जिसमें हमें हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो जब हमें हीट का यूज़ का पता लगा, हम हीट कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने हीट इंजन बना दिया सबसे पहले। तो हीट इंजन से क्या हुआ, थोड़ा वर्क इजी हो गया, एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। हमें हीट का यूज़ करना आ गया तो हमें पता लग गया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें पता लग गया था हीट की हेल्प से हम अगर वाटर, अगर स्टीम इंजन की बात करें तो वाटर बॉयल करेंगे तो उसके स्टीम के प्रेशर से हम टरबाइन घुमा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें हीट को यूज़ करना आ गया था। ठीक है, 18th सेंचुरी के करीब करीब। तो लेकिन हमें पता नहीं था कि हीट क्या चीज़ है। हमें पता था कि ये हीट है, इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब हीट को यूज़ करना आ गया था, लेकिन हमें बेसिक पता नहीं था कि हीट एक्चुअली में है क्या, हीट कैसे काम कर रही है। और जो हमने इंजन बनाया था उस टाइम, स्टीम इंजन या जो भी इंजन बनाया था, हमें ये देखना था कि हम उसके, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिल सकती है उस इंजन की। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए, ये सब चीज़ें ही हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके। तो आप मान लो अगर हमने थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी नहीं की, अगर हम हीट के बारे में पता ना होता तो क्या होता। इस वक्त कोई इंजन नहीं होता क्योंकि ये सभी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। रॉकेट साइंस नहीं इतनी डेवलप कर पाती, ना प्लेन्स होते, ना इलेक्ट्रिसिटी होती। तो ये सब थर्मोडायनेमिक्स के कारण ही हुआ, हमें हीट के बारे में पता लगा। तो तभी हम ये सारी चीज़ें जनरेट कर पाए या प्रोड्यूस कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर पाए। ओके। तो इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं, अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। वैसे जैसे आपको बताया, स्टीम और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, इसमें इसकी एप्लीकेशन है। जैसे स्टीम इंजन की भी बात की थी, वो इसकी एप्लीकेशन है। इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन, वो भी इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। गैस टरबाइन हो गए, जैसे आपका जेट जेट इंजन होता है, वो भी ब्रेटन साइकिल के ऊपर, मतलब कि गैस साइकिल वगैरह है, तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स की ही एप्लीकेशन है सारी। ये एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इन सब के बारे में आप डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सब भी इसी के कारण हमें पता लगा।
तो ये सारी चीज़ें इनकी एप्लीकेशन है, कंप्रेसर हो गया या केमिकल प्रोसेस प्लांट वगैरह, ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैंने कुछ ही लिखी हैं जो आपको नॉर्मली आपने देखे होंगे, जिनके बारे में सुना होगा, ये वही लिखी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इससे ये पता लगता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से कि कोई प्रोसेस क्या फिजिबल भी है या नहीं। अगर फिजिबल है तो वो कहाँ तक फिजिबल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो कि जैसे हम वाटर है, जैसे मान लो पानी है, छत से अगर हमने पानी नीचे की तरफ लाना है, ग्राउंड पर लाना है, तो हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज़ करना, बस एक पाइप लगानी है और छत से पानी नीचे की तरफ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी पानी को हमने नीचे से वापस छत पर भेजना है तो हमें मोटर लगानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मतलब कि क्या बिना मोटर लगाए भी हम पानी को ऊपर तक भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी के कारण हमें पता लगे, थर्मोडायनेमिक्स के कारण, कि क्या चीज़ें फिजिबल हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। ये हमें ये सब बताता है कि हम क्या चीज़ नहीं कर सकते। देखो, अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% तक आप नहीं जा सकते, मतलब 100% एफिशिएंट इंजन आप नहीं बना सकते हो। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ही नहीं किया और आप सोच रहे हो कि मैं हम हीट इंजन ऐसा बनाएंगे जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, तो आपका लाइफ टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। आप इसी चीज़ पर लगे रहोगे, हीट इंजन की 100% एफिशिएंसी कैसे बनाई जाए, वो आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें ये चीज़ें भी बताता है कि हम क्या चीज़ नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों पर टाइम मत वेस्ट करो। जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो चीज़ें आप करो, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बेसिक चीज़ें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं वो उनके बारे में बता दूं। जैसे एक आगे क्लासिकल या फिर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसमें क्या है कि क्लासिकल या मैक्रोस्कोपिक, देखो एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरी है स्टैटिकल और माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स या अप्रोच कह सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप से ही आप समझ सकते हो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होगा जिसको माइक्रोस्कोप से व्यू करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे लेवल में, बिल्कुल मोलिकुलर लेवल में। और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल में, ठीक है। यहीं से देखते हैं हम, अगर हम स्टडी करें थर्मोडायनेमिक्स की, अगर उसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर हम स्टडी नहीं कर रहे, एक बड़े सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहेंगे। और माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हर एक बिहेवियर, हर एक पार्टिकल का बिहेवियर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स का माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम इस पेन की स्टडी कर रहे हैं, मान लो ये एग्जांपल ले लो आप। अगर हम इस पूरे पेन की स्टडी करें, मतलब कि एक एक पार्टिकल की स्टडी ना करके अगर इस पूरे पेन को हम लें और इस पूरे पेन की स्टडी करें कि इसकी हाइट कितनी है, डायमेंशंस वगैरह ये सब अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सी अप्रोच होगी, मैक्रोस्कोपिक। अगर हम इसके इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल को उठाकर देखना स्टार्ट कर दें कि उसमें कितनी एनर्जी है या क्या चीज़ है, उसमें प्रॉपर्टीज़ उसकी अगर स्टडी करना स्टार्ट कर दें, तो वो माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अब जो बेसिक टर्म उसमें ज़्यादा यूज़ होंगी, इसमें आपको बार बार सुनने को मिलेगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे पहले आ गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। इसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है, तो इसको क्लियर कर दें कि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। एक कि कोई भी सिस्टम, मतलब अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, किसी सिस्टम को तभी कहेंगे अगर उसमें कुछ ना कुछ मैटर हो, यानी उसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो और उसकी बाउंड्री हो, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये सिस्टम है एक। इसके एग्जांपल लेंगे अभी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो चीज़ जिस पे हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, जैसे सपोज करो कि हाँ, जैसे मान लो कि आपने डेली की एग्जांपल है, जैसे डेली आप वाटर वगैरह बॉईल करो, मान लो चाय बना रहे हो आप, ठीक है। तो ये मान लो कंटेनर है कोई, इसमें ये वाटर है, ठीक है, वाटर बड़ा वो डाला हुआ है इसमें, और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस इस, अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि हम इन वाटर के प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी कर रहे हैं कि हीट देने से ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसके प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, एंट्रोपी वगैरह में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम इस कंटेनर पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हम इस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, इसमें वाटर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा सिस्टम है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो जिसमें हम फोकस करते हैं अपनी स्टडी, वही आ गया सिस्टम। और दूसरी डेफिनेशन आपको कहती है, दो चीज़ें हैं, एक तो मास होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए, तो वो तो है इसमें। और बाउंड्री इसमें क्या आ गई, जो कंटेनर है हमारा, इसकी जो वॉल्स हैं, ये हमारी बाउंड्री रहेंगी, ठीक है। अब बाउंड्री पढ़ भी लेते हैं क्या होती है, सराउंडिंग पढ़ लेते हैं एक बार फिर, और इसको एग्जांपल लेते हैं। सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कोई भी चीज़ जो सिस्टम से बाहर होगी वो सराउंडिंग है। जैसे हमने ये सिस्टम माना था, इस पर फोकस स्टडी कर रहे थे, तो इसके बाहर की जो भी चीज़ें, हमारा एटमॉस्फेयर है, जो भी गैसेज हैं बाहर, वो सारी सराउंडिंग में आ जाएंगी, ठीक है। और बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। जैसे ये कंटेनर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये कंटेनर ले रहे हैं मान लो,
तो ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो कंटेनर है इन दोनों को अलग कर रहा है। तो ये जो कंटेनर की जो वॉल्स हैं यही हमारी बाउंड्री होगी, ठीक है। ये जो बाउंड्री है इस केस में तो रिजिड है, मतलब कि फिक्स्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाउंड्री फिक्स ही रहेगी, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताया कि बेसिकली 3 टाइप का होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रोल मास से आप समझ सकते हो कि इस केस में क्या होगा कि एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, सिस्टम से बाहर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन मास नहीं हो पाता। देखो एक बार आपको मैं सिस्टम वो बता दूँ एक बार। जैसे मान लो कि ये हमारा सिस्टम है जिसमें कुछ फोकस कर रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाहर की जो भी चीज़ें होंगी, सिस्टम के बाहर की जो भी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग होगी, और ये जो चीज़ है जो सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से, ये हमारी बाउंड्री होगी, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दी थी अभी ये चाय वाली, पानी वाली, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम देखो, क्लोज सिस्टम में क्या है कि एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो गई लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं हम फिर से। मान लो कि ये हम वाटर बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ में, ये हीट कर रहे हैं इसको, तो हम इस पे मतलब अपनी स्टडी फोकस कर, मान लो कि इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस कंटेनर के ऊपर अगर हम ढक्कन लगा दें, इसको कवर कर दें अगर किसी तरह से, ठीक है। अब हमने इसको कवर कर दिया, कवर करने से क्या होगा कि जब हम इसको टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है तो ये बॉयल तो हो रहा है, लेकिन ये जो इसके वेपर्स है वो बाहर नहीं जा पा रहे, इस सिस्टम के अंदर ही हैं। कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रही सिस्टम के सराउंडिंग से। हाँ, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि इस ये जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मास तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो यही क्लोज सिस्टम है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं, मतलब कि इसमें वॉल्यूम सेम रहेगी, एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं इसमें सराउंडिंग में। जैसे ये एग्जांपल स्टार्टिंग में ली थी, इसमें हम बॉयल कर रहे हैं वाटर को, तो क्या हो रहा है कि वाटर बॉयल हो रहा है तो ये इवेपोरेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर जा रहे हैं, स्टीम के रूप में जैसे भी जा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है। तो ये ओपन सिस्टम की एग्जांपल आ गई, ठीक है। फिर एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें क्या है कि ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और ना ही मास ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे अगर थर्मोफ्लास्क लो, जैसे थर्मस कहते हैं जिसे हम, उसमें क्या है कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, मतलब एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही और मास उतना ही रहता है। एक इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि अगर आप मान लो कि इस यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लो, जैसे अगर आप अर्थ को सिस्टम मानते हो तो अर्थ के बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सराउंडिंग में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप पूरे यूनिवर्स को ही आप अगर एक सिस्टम मान लो तो यूनिवर्स के बाहर तो कुछ होगा नहीं, तो उसमें तो एनर्जी इंट्रैक्शन होगी नहीं, ना ही मास ट्रांसफ़र होगा। तो उस यूनिवर्स के एग्जांपल को अगर आप लोगे तो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो ना ही कुछ ट्रांसफ़र होगा एनर्जी, ना ही मास ट्रांसफ़र होगा, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहाँ तक करते हैं। इसके बाद की वीडियोज़ में मैं आपको इसके बाद बेसिक जो भी चीज़ें सब बताऊंगा धीरे धीरे करके। इसके लॉज बताऊंगा, कुछ साइकिल्स आएंगे इसमें अलग अलग तरह की, वो बताऊंगा। और जब ये सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको कुछ इनकी एप्लीकेशंस, जैसे पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं, हीट इंजन कैसे वर्क करता है, इनके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। तो जय हिंद। बाद